चलें सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास के इब्तिदा के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर? आज की क्लास के इब्तिदा के अंदर हम पढ़ेंगे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो अब तक पढ़ चुका था उसको रिवाइज करेंगे और फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। कहाँ था? पता नीचे से मेरा मार्कर लिया रूम 4 से, ऐसा होगा काला वाला, ठीक है। और वो से मेरा मोबाइल और चार्जर भी लिया। नीचे होगा लड़का नहीं अपना दाढ़ी वाला, उसके पास। आ जाए नौजवानों, लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 4, लेक्चर 4। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्लोजर्स। आए सर आए, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट, एक हफ्ते का गैप आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे काफ़ी बातें, है ना सर? तो जल्दी तो हम रिकॉन अभी होमवर्क पाएंगे। सर आए क्विकली हम आते हैं। हमने कहा सबसे पहले ये अप्लाई किस पे होता है? लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। फिर हमने कहा सर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर? हमने कहा कि जो है ये आपकी इंटरिम पे भी अप्लाई होता है और फाइनल पे भी, कंसोलिडेटेड पे भी, इंडिविजुअल पे भी। और अगर कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल एक साथ जा रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड पे। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर सबसे पहले स्टेप 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर कितनी बातें होती हैं? पहली बात, उसके अंदर सलाहियत हो कि अपनी इनकम हो और अपने एक्सपेंसेस हो। दूसरी बात, कौन करता हो? CODM फ्रीक्वेंटली रिव्यू करता हो। ये शख्स कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूजुअली। तीसरा, डिस्क्रीट फाइनेंशियल, अलग से कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करती हो। जरा मुझे ये बताओ सब बच्चे अच्छे कि सर क्या स्टार्टअप ऑपरेशन हो सकते हैं? ऑपरेटिंग, यस सर। फिर हमने कहा भैया यूनिलीवर ने कहा इस हिसाब से हमारे बन गए 22 ऑपरेटिंग सेगमेंट, कर दें अलग अलग शो कर दें। बोला रुको जरा सब्र करो। फिर उनको कहा गया कि तुम्हें अगले स्टेप में क्या करना है? एग्रीगेट करना। हमने कहा भैया एग्रीगेट क्या होता है? उसने कहा आप 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर लें। सही है सर, अगर वो 5 बातों में सेम हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका जो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सेम होना चाहिए, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नेचर जरूरी नहीं एक ही हो, एक जैसा हो। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव था। अब यूनिलीवर ने कहा 22 को हमने 3 में कर दिया, अब क्या करें? शो कर दें? बोला नहीं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। 3 बातें। पहली बात, उस सेगमेंट के रेवेन्यू, तमाम सेगमेंट्स के जो टोटल रेवेन्यू है उसका 10% या उससे ज्यादा हो। दूसरा, उस सेगमेंट के जो एसेट्स हैं वो टोटल तमाम सेगमेंट्स के एसेट के 10% या उससे। सर क्या यहां पर 9.99 चलेगा? नहीं चलेगा। फिर तीसरा, मार्कर नहीं है, देख फैकल्टी रूम में होगा शायद। फिर और वो मोबाइल का बोल दिया। फिर हमने कहा सर तीसरा क्या था? उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस। उसमें अब हमें क्या करना है? जिन सेगमेंट का प्रॉफिट है उनका प्रॉफिट लो, जिनका लॉस है उनका लॉस लो। एब्सोल्यूट टर्म्स में साइन को इग्नोर करके टोटल करो, जो हायर हो उसका 10% लो। उसको इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से क्या करना है? कंपेयर करना है। और फिर उसके बाद उसका जो है 10% जो होगा उसको हमें साइन को इग्नोर करके क्या करना है सर? डिस्क्लोज। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी सर, जिनको आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बना रहे हो उनकी सेल्स, टोटल सेल्स का कितने % होना चाहिए? 75% या उससे। व्हाट इफ नहीं है तो क्या करेंगे? किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ेंगे और उसको पकड़
करके क्या बना देंगे सर? क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया है? नो सर। लेकिन लॉजिक क्या बोली? जिसकी ज्यादा एक्सटर्नल से। जो अहमद कौन से सवाल दिए थे हमने? होमवर्क 8 और 9 क्वेश्चन 8 और 9 8 और 9। 8 में जरा बताएं कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट थे? तीनों थे। अब सर मुझे बताएं क्या तीनों रेवेन्यू की बेस पे बन गए थे रिपोर्टेबल? अब मुझे बताएं, सवाल अगर हो वो बताएं रिपोर्टेबल सेगमेंट और पहले ही रेवेन्यू की बेस पे ही तीनों बच्चे पास हो जाएं, तो अगली अटेम्प्ट लगाओगे? बोलोगे भाई तो रेवेन्यू की बेस पे रिपोर्टेबल बन गए, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे आते हैं सर, फिर दूसरी तरफ में आता हूं और हमने कहा कि हमारे पास जो है दूसरा सवाल कौन सा था भैया, जल्दी बता। 9 में कौन कौन से रिपोर्टेबल थे? 134 रिपोर्टेबल थे 9 में। ऐसा ही था मेरा बच्चा? यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब है सब बच्चे चीते, और जिन्होंने नहीं किया ना वो अल्लाह माफ करे, उन्होंने आंसर भी नहीं लिखे। इस कदर सुस्त हैं तो उनको पता है हम करेंगे ही नहीं, होमवर्क है। सर इंपॉर्टेंट होता तो सर क्लास में करा देते हैं ना। शर्म नहीं आती? कभी तो आती चाहिए ना सर शर्म। पहले आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब अभी ऐसे हो या पहले से थे? चलें सर अब आगे आएंगे और एक और सवाल करेंगे। क्या करेंगे सर? एक और सवाल, और वो सवाल नहीं होगा कमाल। तैयार हैं आप लोग? पक्की बात है? चलिए मैं अपने पास हैंड आउट खोल लूं। कहाँ से मिला? यार उसको बोल मेरा मोबाइल भी दे जाए, ये रुक चार्जर के साथ। हाँ जी सर, बुक नई और पुरानी अटेम्प्ट में क्या फर्क है सर? सिर्फ पास पेपर्स कुछ ऐड हुए हैं, बाकी और किसी चीज का फर्क नहीं है। चेंज नहीं होगा कुछ? चेंज था? चले सर आ जाए। सर स्टडी टेक्स्ट सबके मोबाइलों में होनी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। क्यों सर? चले सर सब बच्चे जरा आएंगे। नहीं, हैंड आउट पे ही पेज नंबर 9 आपके पास आ रहा है। KSANDTNS। KSAND इसी ज़माने में जब मैं वहां पर भी पढ़ाता था तो दोनों को खुश रखने के लिए करता था। सही आ जाए। रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद दी requirements of IFRS determine the reportable segments of KT Limited। A और B में कह रहा है show how these reportable segments and necessary reconciliations would be disclosed in KTLs। अब सर आपको याद होगा हमने कहा था एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, दूसरा सवाल इसमें बनता है डिस्क्लोजर का। तो आज से अब हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? डिस्क्लोजर वाली। सर याद रखें इसके ऊपर डिस्क्लोजर एक दफ़ा फाइनल अकाउंट के साथ टेस्ट हुआ, उसके अलावा आज तक टेस्ट। इसका डिस्क्लोजर का सवाल होगा तो आसान, लेकिन टाइम वेस्टिंग होगा। 8 नंबर में वो तुम्हारे 20 मिनट कम से कम पी जाएगा। सही है सर, लेकिन मजबूर ये होगा इजी। लेकिन सर शुरू करते हैं। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं। KSANDTNS लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनीज इंगेज इन केमिकल्स। ये फाइनल का एक्चुअल सवाल था वैसे। सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स एंड फार्मा बिजनेस। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द साल एंडेड 31 मार्च 2015 आर एस फॉलोज। 31 मार्च इसका ईयर एंड है। केमिकल, सोडा ऐश, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। सर अब तक जो हमने सवाल किए थे उसमें से क्या चीज हट करे यहाँ पर? लाइबिलिटीज। और इसमें आपको इसने प्रॉफिट नहीं दिया है। हम प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पर जाते हैं। इसने आपसे वर्किंग करवाई है, इसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है, खुद ही प्रॉफिट खुद निकालना है।
फिर कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज ₹48 million and ₹16 million respectively at a contribution margin कॉस्टिंग में किस चीज को कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना सर? अब ये इंटर सेगमेंट सेल्स बता रहा है कि भैया जो ऊपर मैंने आपको सेल्स दी है ना केमिकल की, उसमें से केमिकल ने पॉलिएस्टर और सोडा ऐश को कितने का बेचा है? कितने का? 28 और तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हो? चलें सर आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ में लें 10 पे आ जाए। हम 10 पे आएंगे को हम 10 वही की है, नीचे 11 इसके जैसा ही लेकिन आ जाए सर। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड केटीएल्स हेड ऑफिस। इस वाले पैराग्राफ को आप ऐसे ही इग्नोर करें जैसे जिंदगी में लोगों ने आपको किया है। यहां तक के करने के बाद जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूं, सब बच्चे रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई कर ले। आखिरी पैराग्राफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, उसको तो इंटर सेगमेंट सेल्स है ना, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल कस्टमर्स नहीं था हमारे पास। जल्दी से सब बच्चे उसकी जो है ना स्टार्ट कर देंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट की वर्किंग क्विकली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। 5 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए इसमें। चले सर, अहमद का जवाब आ चुका है। अहमद कह रहा है केमिकल और सोडा ऐश, ऐसा ही है सबका जवाब। सर देखें 75% रूल कंप्लाई हो रहा है। क्विकली देखें बाबा, सो क्यों रहे हो तुम लोग? रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड कितना है भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 273.2। टोटल रेवेन्यू कितना है? 2732 का 10%, 273.2। अच्छा जी, एसेट्स 14 कितने परसेंट? 145.5। और सर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, सब में प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बन रहा है टोटल बता? 1125। उसका 10% कितना बना? 11 चलिए जी, अब हमने कहा सेगमेंट आया यहाँ पे। जी अहमद, बोल। शामिल था जब इसने हमें टोटल ऊपर रेवेन्यू की बात की ना, तो इसका मतलब है कि शामिल है केमिकल्स के सेल्स के अंदर, अलग से नहीं बता रहा ना। सर अहमद का सवाल आया है केमिकल्स के रेवेन्यू में क्या वो शामिल नहीं होगा? तो हमने कहा सर शामिल होगा, अगर अलग से नहीं बताता तो इसका मतलब क्या है? शामिल है। ठीक है सर? नहीं कि बताता ना कि एक्सक्लूसिव ऑफ दिस, अगर ऊपर टोटल सेल्स ही ना, टोटल सेल्स में वो अगर अलग से तोड़ नहीं रहा। सही है सर? अच्छा मुझे जल्दी से बता देता हूँ, केमिकल्स है और कौन सा है? सोडा ऐश है और पेंट्स है, पॉलिएस्टर है और पेंट्स है और फार्मा है। सर प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना। अब सर सीखिएगा, क्लास में सीखना है कैसे करना है। पेपर में क्या करते हो आप? अलग से इसको पूरी वर्किंग शो करते हो। मैं कभी शो ना करूँ ना आपको भी कर। सिंपल भाई, तूने नहीं निकाल के दिया ना, तो मैं तेरे को एहसान कर रहा हूँ, तुझे ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे निकाला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं हर एक का अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा, उसमें अमाउंट उसमें से एक माइनस करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। सही है सर? अब जरा इसका रेवेन्यू बताओ, टोटल कितना है? 1038।
17 जल्दी 252 एसेट्स 637 444 13 प्रॉफिट बताओ भाई इसका 1038 60 25 सर अब आपने क्या रिपोर्ट टेबल कौन से बन रहे हैं? आपने कहा ये रिपोर्ट टेबल है? यस सर, तीनों बेसिस पर ना, रेवेन्यू भी, एसेट्स भी और पीएनएल भी, और ये भी सिर्फ एसेट्स पे, और सर ये तीनों। लेकिन सर 75% रूल अप्लाई किया आपने? 75% रूल में से जो 1790 है इसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 38। क्यों सर? 28 और 10 है ना सर। उसके बाद अब आपने कहा रिपोर्ट टेबल, अब मैं अगर यहां पर वर्किंग कर दूं छोटी सी 75% रूल की मेरा बच्चा, तो आपने कहा कि सर 75% रूल के लिए कहता है कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनकी एक्सटर्नल सेल्स, तमाम सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल्स का, हमने कहा 2732 तो तमाम सेगमेंट्स की टोटल सेल्स है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 38 इंटरनल सेल्स है जो केमिकल की उसने बता दिया, सोडा ऐश और किसको है? पॉलिस्टर को, है ना सर। 28 और 10 तो 38, तो ये आ गया 2696। ऐसा ही है, सब बोर्ड पे देख ले। फिर इसका रेवेन्यू कितना है? 1790, इसमें से भी 38 माइनस प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो मुझे बताओ कितना आ रहा है सर। मुझे बताएं 75% अगर नहीं है सेल्स तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक को उठाएंगे, बोलेंगे चल पुत्र तू बन जाएगा रिपोर्टेबल। तो अब हमने कहा सर नॉर्मल क्या कहता है सेल्स की बेसिस पर? किसको बनाना चाहिए? फार्मा को बनना चाहिए। तो फार्मा को हम क्या बना देंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या हम क्लियर है सर? सर अगर फार्मा बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट तो हमने कहा फार्मा को हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 75% रूल की वजह से बना है, और ये नॉट रिपोर्टेबल है, और ये नॉट रिपोर्टेबल है। अब ये समरी के अंदर लिखा हुआ कि जो 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू का होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू पे आपने ये 38 माइनस कर दिया। हाँ, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल, वहाँ पर भी मतलब है टोटल एक्सटर्नल। लिख ले तो एक्सटर्नल लिख ले। वो टोटल मतलब वो इसलिए कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है ना उसमें इंटरनल शामिल नहीं होता। सही है। कर लिया यहाँ तक कॉपी? सर जिन्होंने यहाँ तक कॉपी कर लिया तो इस रूल को हटा कर ये डिस्क्लोजर का ये वाला फॉर्मेट भी कॉपी कर ले। फिर ये एक लाइन है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, आपके पास जगह हो एक लाइन में लिखें इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लायबिलिटी। 4 बातें, केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा और अदर्स। आ जाए सर, आ जाए इधर, आ जाए सब बच्चे इधर, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों इधर देख लो प्लीज। सर अब जब तक मैं ना कहूँ ना कॉपी नहीं करना, इसको मैं मिटा रहा हूँ 75% रूल को। अगर तुमने कॉपी नहीं किया तो बाकी फॉर्मेट नहीं मिटाऊंगा, फॉर्मेट आपकी नज़रों के सामने बरकरार रहेगा। इसको मिटा दूं? अब चलें सर, अब इसके ना IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर आपको पता है कि डिस्क्लोजर और नोट्स एक ही बात है। आप चाहें तो इसका डिस्क्लोजर नंबर भी लिख लें, कोई भी दिल चाहे। जैसे हमने यहाँ पे IFRS 8 लिखा है तो आप डाल दें इसका डिस्क्लोजर नंबर 8 डाल दें। चले सही है सर। अब ये क्या कहता है? ये सिंपल कुछ भी नहीं कहता है। सबसे पहले सुनना, जिसको तुमने रिपोर्टेबल, जैसे नहीं अब तक हम पढ़ते हैं ना स्टेप 1 में ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, 2 में एग्रीगेट करो, 30 में रिपोर्टेबल। अब उनके बारे में भाई क्या इंफॉर्मेशन बतानी है, ये हमारे दिमाग में सवाल था ना। अब कह रहा उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन बता दो। उनके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन बता दो? ये वाली।
सही है सर। तो अब वो दिन आ गया कि जिसके लिए हमने पूरी पीछे स्टेप 3 किया ना, 3 स्टेप किए, उनको इन्फॉर्म। अब सर मुझे बताएं केमिकल्स का टोटल रेवेन्यू कितना है, जल्दी से सब बच्चे बताते जाएं। 1790। इसमें से इंटरनल का 38 है, तो एक्सटर्नल का कितना हो गया? 1752 1752। सही है सर। फिर आगे आता हूं, सोडा ऐश 216। सर फार्मा, यहीं से सब उठा रहा हूं मैं, 220। ऐसा ही है। आता हूं सर अदर्स पे, किस पे? ओहो 252 है, सॉरी। कितना है सर? 252। अब आ जाए सर पॉलिस्टर और पेंट्स, क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं? तो आप इसको यहां पर अदर्स और अदर्स के साथ चाहें तो लिख लें नॉन रिपोर्टेबल। अदर्स नॉन रिपोर्टेबल का आप अलग से बता दें कि भैया वो कितने हैं? 474। दोनों का एक साथ मिलके आपने किसका प्लस किया? पॉलिस्टर और पेंट्स। टोटल करें कितना हो गया ये? 474 और इस सब का टोटल करें, ये होगा 2696। यस, अनफॉर्चुनेटली जरूरी है। एग्जामिनर हो सकता है पेपर में इतना स्वीट हो जाए तुझे बोल दे टोटल का कॉलम नहीं बना, तो वो तेरे नसीब। बट हो सकता है वो इतना अच्छा। सर इसमें हमने क्या क्या क्या, ये कोई मुश्किल चीज है? जो चीज आई क्या ये ओहो सही है सर, यहां तक क्लियर है सर। तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इस डिस्क्लोजर में तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जरा जल्दी से बताते जाओ कितने हैं भैया? तुम लोगों के पास सवाल में लिखे हुए हैं 63 57 12 टोटल। टोटल बता इसका। सही है सर। सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 103 ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है ना, ये 1038 19 और 35। सेगमेंट एसेट्स 637 132 और 242 और इन दोनों का भी टोटल बता दो बेटा। इसका तो हमें पता है 1152 और इसका बताओ ऐसे अपना एसेट्स वाले का भी। हाँ 1455 आ जाए सर, इधर देख लें। ओहो 1455। अब आए सर सब बच्चे इधर देख लें। सेगमेंट लाइबिलिटीज के सवाल में दी हुई है। यस सर, क्वेश्चन में अगर आप देखें आपको दी हुई है। जल्दी से बता देते हैं सेगमेंट लाइबिलिटीज कितनी है। 442 355 और टोटल कितनी हुई? 1097। सर ये हमारा इसका हो गया पहला डिस्क्लोजर। ऑपरेटिंग सेगमेंट का भी कॉपी नहीं करना, रोकना। इसका एक और डिस्क्लोजर है। मैंने कहा ना ये सवाल पेपर में होगा आसान, पर तुम देख रहे हो पहले तुमसे ये वर्किंग करवाए। 8 नंबर का सवाल आएगा, कम से कम 5 नंबर ये वर्किंग लेकर जाएगी, 6-7 नंबर ये 6-7 मिनट आपकी जो है 5 और 6-7 मिनट 12 मिनट तो अब तुम्हारे लग गए। तीसरा डिस्क्लोजर है जो इन दोनों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। 8 नंबर का सवाल पेपर के 20 मिनट खा जाएगा। इसीलिए सर होगा आसान, हम सीखेंगे क्लास में कब इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक कोई शॉप यहाँ से कॉपी नहीं करना। एक और सवाल गौर से सुनना सर, ट्रू या फॉल्स कहना। कंपनी के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा भी ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा भी ऑल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ट्रू। सर देखें
ये तो सेगमेंट है। यूनिलीवर ने कहा ना हमने 3 सेगमेंट कर दिए मिला जुला के, है ना सर? लेकिन क्या यूनिलीवर का हेड ऑफिस नहीं है? हेड ऑफिस के भी तो खर्चे होंगे। और हमने कहा हेड ऑफिस हो गया सर, उसके खर्चे, इसके अलावा हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज कुछ होंगे, हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरीज पेएबल, है ना सर? हेड ऑफिस पे कुछ एसेट्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये है, बड़े गौर से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर शेयर होल्डर को खाली तुमने ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर देना, वो परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान होगा? वो बोलेगा यार तुम यहां पर एसेट शो कर रहे हो 1455, लेकिन मैं बैलेंस शीट में जाके एसेट्स देख रहा हूं तो इतने नहीं है भाई, ज्यादा आ रहे। तो उसको बताना पड़ेगा ना, अबे बैलेंस शीट में और एसेट्स दूसरे हैं हमारे पास, हेड ऑफिस के भी। तो एक डिस्क्लोजर तो हम बनाते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट का, जो दूसरा बनेगा उसको हम बताएंगे रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम उसको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज है। तो इसलिए तमाम बच्चे पहले ये कॉपी करें, फिर हम इसका डिस्क्लोजर बनाएंगे। किस कदर आसान चीजें हैं ना सर। आईकेप तो आया ही तुम्हें पास कराने के लिए। वैसे भी उम्मीद तो है कि FAR2 का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन सर ये दुआ आप मांग सकते हैं, मैं मांग सकता हूँ। जो लोग क्वालिफाई हो गए ना, जो CA क्वालिफाई, उनके अगर आप दिल के जज्बात पूछेंगे, वो कहेंगे हम चाहते हैं कि कम से कम बच्चा पास हो। वो कहते हैं कि यार जितना कम बच्चा आएगा उतना मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। सर उसकी वजह से ग्रोथ भी तो नहीं आती। लेकिन सर याद रखिएगा, रिस्क देने का वादा किसका है? तो बच्चा कम पास हो ज़्यादा पास हो। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था इस वक्त जो CA की वैसी मांग चल रही है, डिमांड चल रही है, ऐसी डिमांड कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोची थी कि वो भी कोरोना के बाद होगी। इस वक्त मैं बताऊँ सर, इस वक्त नहीं मिल रहा क्वालिफाइड बच्चा। आप लोग भी क्वालिफाइड होते तो यकीन माने सर, आप क्वालिफाइड की बात करते हैं। अभी मुझे एक बच्चा नीचे आके मिला है, वो FAR2 का स्टूडेंट था, कैफ उसका पास नहीं, एक पेपर रहता है, पर उसको अंदाज़ा हो गया था उसको उस कैफ में हो गए 5-6 साल। तो उसने 2-2.5 साल बाद ना जॉब भी शुरू कर ली, फैमिली के हालात वालात। अभी उसकी एक BPO फर्म जो कि बाहर का काम करती है, उसमें उसकी जॉब हुई है। कैन यू इमेजिन? और उसको 3 साल का तजुर्बा है उसके पास, और रात की शिफ्ट है 8:30 से 3:30। कैफ का एक पेपर रहता है अभी, सही है, और बड़ा एवरेज स्टूडेंट है। तब आप बताएं कितने की जॉब हुई होगी उसकी? 1,10,000, जो कि बहुत, मेरे हिसाब से बहुत जो है ना, उसका इसको कहते हैं ना कि अच्छी पे है, सही है। 65 पे था मेरे दोस्त के फर्म में, और अब मेरे पार्टनर की फर्म में जा रहे हैं, सही है। तो 1,10 ने, हम लोग यार पाकिस्तानी काम करते ना, वो सारे बाहर का काम करते, तो रात की शिफ्ट है, तो वो कह रहा है सर 1,10 जो है ना का उसका माशाल्लाह पैकेज हुआ है 8.5 से 3.5, और उसके बाद 3 साल का भी अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप सोचें सर, कैफ उसने बेटा कैफ के उसके जब उसको लगा ना 4-5 पेपर बाकी हैं, उसने कहा फैमिली प्रेशर है, 2.5 साल हो गए, तो उसने जॉब शुरू कर दी। हाँ, फर्म के अंदर आर्टिकल्स नहीं चल रही उसकी, वो है एक प्रॉपर जॉब है। और ऐसी शिफ्ट है जो ना नाइट शिफ्ट है, इसमें हमेशा नॉर्मल के मुकाबले में 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा होते हैं। लेकिन सर नाइट शिफ्ट की जॉब आपकी हेल्थ की बात। चले सर, यहाँ तक कॉपी कर लिया? अब मैं इसको मिटाने लगाऊं सर, अब मैं इसको मिटाने लगाऊं ये वाले कॉलम को। ये हमारा पहला डिस्क्लोजर हो गया। अब इसका दूसरा डिस्क्लोजर सब बच्चों ने बड़े ही गौर से सुनना है। दूसरे डिस्क्लोजर पार्ट पहला होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट, दूसरे का नाम हम लिखेंगे रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस डिस्क्लोजर को हम नाम देंगे 8.1 और इसको कहेंगे रिकंसिलिएशन बिटवीन
ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर इस डिस्क्लोजर में हम क्या करेंगे सर, हम इस डिस्क्लोजर के अंदर बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो ये वाला डिस्क्लोजर है इसको हम अलाइन कर देंगे। सही है सर। अब सब बच्चे सुनिएगा, इसके कॉलम्स क्या होंगे। पासिंग मार्क्स अप्रोच सिखा रहा हूं तुम्हें, पासिंग मार्क्स अप्रोच इजी। पेपर में सवाल है रिपोर्ट टेबल निकाले, ये निकाले, आधे से ज़्यादा नंबर तो तुम ले चुके हो। अब इसमें भी 2 कॉलम बहुत आसान है। इसमें आप जो बातें आपने अभी बताई है ना, ये सारी की सारी अब आप रिपोर्ट टेबल की कंबाइन बता देंगे। रिपोर्ट टेबल सेगमेंट्स, सब बच्चे इधर देखेंगे। अदर देन रिपोर्ट टेबल, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा सेगमेंट। एक मिनट रुक जाए, बल्कि हमें को थोड़ा सा उधर अलाइन करना पड़ेगा ताकि नहीं आप लोगों ने लिख लिया तो कॉपी की बात है, वैसे मैंने मना कर। रिपोर्टेबल सेगमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जगह का मैं, RSS रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, फिर हमने कहा एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, फिर हम यहां पर लिखेंगे अदर एडजस्टमेंट्स और फिर लिखेंगे टोटल। सही है सर। अब ये जो टोटल वाला कॉलम है ना, ये बैलेंस शीट और P&L से क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। अब सर क्या करना है यहाँ पर, अब जो हमने एक लाइन छोड़ी थी हम उस लाइन को पढ़ेंगे और फिर हम आ जाएंगे आगे। सही है सर। उस लाइन पे ऊपर आ रहा हूं जो हमने आखिरी के जो 3 लाइनें छोड़ दी थी। क्या कह रहा है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस expenses amounting to rupees 75 million which have not been allocated to any segment। ठीक है सर। Further assets and liabilities amounting to rupees 150 and 27 million have not been reported in assets and liabilities of any segment। अब बड़े गौर से सुनना, इसने कहा भाई हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस किसी भी सेगमेंट के एक्सपेंसेस में नहीं है। सही है। फिर इसने कहा एसेट्स और लाइबिलिटीज भी जो हेड ऑफिस की थी वो भी किसी भी सेगमेंट में। तो अब सर इसका देखें करने का तरीका बहुत आसान है, इसके 3 कॉलम तो तुम लोग यूं भरोगे। सही है। आए सब बच्चे इधर देखेंगे। सबसे पहले तो रिपोर्टेबल। अब देखें नॉन रिपोर्टेबल वाली जो चीजें हमारे पास टोटल रहती है ना, अब ये होता बड़ा आसान है। हमें इसमें बताना होता है आपका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू आएगा यहां पर टोटल। ठीक है सर। फिर हमें बताना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम लिखेंगे सर जो चीजें वहां पर हैं सेगमेंट, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब सेगमेंट का वर्ड हम यहां पर यूज नहीं कर रहे सर। फिर हम लिखेंगे एसेट्स और फिर लिखेंगे लाइबिलिटीज। अब आपने क्या करना है सर, यहां पर देखें अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट तो ऑलरेडी आप अलग से रिकॉर्ड करते हुए आए थे ना सर, उसको तो उठा के एज इट इज आपने डाल देना है कि इसका रेवेन्यू कितना है भाई 474, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं 39, प्रॉफिट कितना है 35, एसेट्स कितने और 202। ठीक है सर। दूसरा, अब जो रिपोर्टेबल थे ना इनको भी कंबाइन कर दो और इनका ये टोटल वाली फिगर लेना, ये इंटर सेगमेंट वाली मिला कर लेना। टोटल वाली फिगर लो कितनी आ रही है टोटल, इन तीनों का टोटल 2258। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीनों के टोटल कर लो 132। प्रॉफिट एंड लॉस
तीनों का ट्रिपल 117 1117 एसेट्स 1213 लाइबिलिटीज 895 सर ये दो कॉलम क्या मुश्किल थे, एक तो उसी से छापा, दूसरा हमने इनको कर लिया। अब आते हैं सर कुछ ऐसी चीजें जो कि सेगमेंट में नहीं है लेकिन सेगमेंट के अलावा है ना सर। जैसे कि अब आते हैं हम सवाल पे, देखते हैं, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा सर, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। सवाल पे देखते हैं और ये शख्स हमें कह रहा है, फिर से वो आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज which have not been allocated to any segment। अब सर मुझे बताएं, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं वो किसी भी सेगमेंट को एलोकेट, तो सब बच्चे इधर देखें सर, मुझे ना इस कॉलम को किससे टाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है, बैलेंस शीट और अब मुझे बताओ पीएनएल के टोटल एक्सपेंसेस क्या ये दोनों होंगे? नहीं सर, इसमें हेड ऑफिस भी तो आने चाहिए ना। तो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, कितने से? 75। कितने से ऐड कर दिया मैंने? 75। अब यहां पर जो टोटल एक्सपेंसेस आएंगे ना वो किससे टाई करेंगे? पीएनएल। एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं ना सर, किससे टाई करेंगे? समझे सर? मुझे अब सुनना, यहां पर बच्चे से एक और सवाल, सर ये 75 ना यहां पर कहीं और भी आएगा, बताओ कहां आएगा? प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। जब तुम एक्सपेंस प्रॉफिट 75 से बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट भी तो 75 से कम होगा। यहां पर पॉजिटिव हुआ, यहां पर, क्योंकि यहां का टोटल भी सिर्फ सेगमेंट का है। अगर तुमने इसी को उठा के यहां पर लिख दिया तो तुमने पीएनएल के प्रॉफिट से टाई नहीं किया, क्योंकि पीएनएल के प्रॉफिट में 75 माइनस हुआ होगा। तो हमने 75 को क्या कर दिया सर? अब आ जाओ सर एसेट्स पे आता हूं। देखो हेड ऑफिस के एसेट्स गिवन है, यस सर, कितने? 150। वही बात, अब जब तुमने इसको नहीं लोगे तो बैलेंस शीट से टाई नहीं होंगे एसेट्स। लाइबिलिटीज पे आ जाओ, लाइबिलिटीज गिवन है 27, 150 और 27, ये भी ले लिया। सही है सर। अब सब बच्चे इधर सुनना, कॉपी कोई नहीं करेगा नौजवानों। यहां तक इजी थे सर, 3 कॉलम इसके भी हमने कहा उसी निकल रहे हैं, बाकी सवाल से निकल रहे हैं। अब आता है सर, ये क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट। इसको जरा सब बच्चे समझें अच्छे से। सर इसने कहा देखो आपस में तुम भले सेगमेंट एक सेगमेंट दूसरे को बेचे, हमने ये बड़ा इंटरनल रेवेन्यू, लेकिन कंपनी की सेल्स वो होती है जो कि आपने एक्सटर्नल कस्टमर को बेची हो। अब जो ये रेवेन्यू है ना 2258, इसके अंदर एक वो रेवेन्यू आ रहा है जो इंटरनल रेवेन्यू है, जो कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है सर? इस 38 को हमने यहां से क्या कर देना है? लेस कर देना है। अब हमने कहा जो रेवेन्यू आएगा जो कि 2694 होगा वो क्या होगा? कंपनी का एक्चुअल सेल्स से टाई होगा। सही है सर। ये 38 क्या था? एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट को सेल्स, ये कंपनी की सेल्स नहीं थी। अब सर ये जो 38 है इसके ऊपर प्रॉफिट भी तो कमाया है। देखो दिया हुआ है सवाल में, देखो क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? कितना है नौजवानों? 30%। सर मुझे बताओ वो प्रॉफिट यहां पर शामिल होगा? एक सेगमेंट ने दूसरे को जब सेल्स की है तो उसने उसमें से प्रॉफिट भी कमाया, वो प्रॉफिट यहां पर अपने प्रॉफिट में, सेगमेंट के प्रॉफिट में आ रहा है। जो सेगमेंट का प्रॉफिट आपने 1038 लिया है, इसके अंदर इस 38 का प्रॉफिट भी शामिल है, जो कि आपने अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट को बेच करके कमाया है। तो हमने कहा सर ये 38 के ऊपर जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो भी हमें माइनस करना है। वो कहां छुपा हुआ होगा? कितना हो गया 38 का 30%? बताओ 11.4। तो अब सर जब हमने ये एलिमिनेशन भी कर ली ना इस, हाँ रेवेन्यू से निकाल लिया, प्रॉफिट से नेट ले लिया, उसने हमें एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग अलग से नहीं बताया, उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, याद है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया था, तो हम उसमें से एडजस्ट करते। अब इधर देख लें सर सब बच्चे, टोटल गणे कितना हुआ? 240 65 point 16
1124 सर ये बेसिकली अब ये जो कॉलम है ना, 1 2 3 फिगरें पीएनएल से टाई होंगी और ये 2 फिगरें, तो शेयर होल्डर के लिए लाजमी होगा कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट 8 भी देखेगा और उसके बाद वो क्या देखना चाहिए उसको उसूलन, जिसमें बता दे कि भाई देख तुझे प्रॉफिट एंड लॉस में तू, क्योंकि देखो वो प्रॉफिट एंड लॉस से जब यहाँ पर आएगा बोलेगा भाई ये तो कुछ और ही बातें बता रहा है। फिर हमने उसको रिकंसिलेशन बना करके दी कि ये अब आपको बताना चाहिए, ये हमने एक तरह से, अब आई कैप पता है कितना शरारती है, पूछो क्यों? आई कैप ने एक दफ़ा सवाल पूछा आइडेंटिफिकेशन का, एक दफ़ा फाइनल अकाउंट्स के अंदर कह दिया डिस्क्लोजर बना, तो बना दिए, तीसरी दफ़ा उसने डिस्क्लोजर बना के दे दी, बोला गलती बता दे, बोला सिर्फ क्या कर, गलती बता दे, 8 गलतियां बता दे 8 नंबर का, मतलब उसने गलतियां निकाल कर दी। तो वैसा सवाल भी हम करेंगे, सही है सर? तो जल्दी से सब बच्चे कर ले कॉपी, कोई सवाल हो तो पूछें। 75 देखो हमारा मकसद है कि हम इस कॉलम को ना पीएनएल और बैलेंस शीट से टाई करें। अब हमने कहा ये सेगमेंट के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन यूनिलीवर के ना एक तो एक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस सबके, लेकिन हेड ऑफिस है हमारी टावर में, उसमें भी तो लोग बैठे हैं, उनकी भी तो सैलरी है, सही है? उनके खर्चे कहीं अकाउंट फॉर ही नहीं हुए इस वाले डिस्क्लोजर में, तो हमने उसके लिए अलग से यहाँ पर अदर एडजस्टमेंट में 75 से एक्सपेंसेस बढ़ा दी हेड ऑफिस के। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट पे। जी बेटा हिना का सवाल है सर, अगर एग्रीगेट 4 को क्या हुआ हो तो क्या थ्रेशोल्ड में रेवेन्यू 4 का लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। यार ये पिछली से पिछली में हुआ था और उसके अंदर मतलब इसको ज़्यादातर एमसीक्यू में आजकल औकात मिल रही है या फाइनल अकाउंट्स के साथ, अलग से नहीं पूछ रहा। ये वो स्टैंडर्ड है जो समझो 3 अटेम्प्ट में से एक दफ़ा आएगा, हो सकता है आ जाए, पूछा तो नहीं है उसको। ट्रांजैक्शंस किस मुल्क में घूम रहे हैं अरसलान? देखो कुछ बॉर्डर्स बिल्कुल सीधे लाइन की तरह कुछ रोजा लग रहा है, जो सीधे हैं राइट सिविल वॉर्स वगैरह झगड़े उन्हीं में ही ज्यादा है। पॉलिटिक्स इधर देखनी चाहिए, उल्टा लग रहा है पॉलिटिक्स रोजा भारी पड़ गया। सोच रहा चलो यार कभी मैं इस मुल्क में होऊंगा, कभी उस मुल्क, है ना? आ रहा है पाकिस्तान नजर आ रहा है इसमें तुझे? बहुत छोटा है सर, वो इतना भी छोटा नहीं है, ये क्या नहीं, मैं ब्राजील को बहुत छोटा समझता था, वो बना निकला। अच्छा इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का ऐसा नहीं बताया इसमें? अबे भाई ये क्या है? नहीं मुतालिया पाकिस्तान में बनाते हैं सिर्फ, इसके अलावा आपने भी पहली बार देखा है? हाँ मैंने पहली दफा देखा यार, इतनी गौर से देख रहा था, मैंने कहा ये देख क्या रहा है। अच्छा इसमें कश्मीर नहीं है वाकई में पाकिस्तान कैसा यार, कैसे लोग हैं? तो दुनिया के किसी मैप पे नहीं है। मजे की बात है कि हम एक जंग भी नहीं इंडिया से जीते और हमें बताते हैं कि 2 जीते। अभी बाद में करें उस पर बात, तो रोजे में तो सारी बातों पे आ गए एक जंग में। जी इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, आज 8वां रोजा है ना?
मैंने छः रोज़ा मैंने पढ़ी, अब सूरत तरावी पढ़ लो। पिछले 8-10 सालों से मैं 6 रोज़ा पढ़ लो। पूरी पढ़ ले। नहीं पढ़ता पूरी हूँ, पूरे रमज़ान पढ़ता हूँ। नहीं सवाब मुझे ऐसा लगता है मैं, क्योंकि अभी पहले अशरे के बाद ना बहुत सारी अफ्तारी की दावतें यहाँ बते, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप फिर मस्जिद में बाउंड हो जाते हो, एक जहाँ पे पढ़ रहे होते हो ना पूरा कुरान पाक सुनने के लिए। तो फिर मैं 6 रोज़ा पढ़ता हूँ, उसके बाद फ्रीलांसर। जिस मस्जिद, कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके ख़त्म होते हैं, बता देते हैं अगर करीब हो तो वहाँ पे चले जाता हूँ। हाँ नहीं मैं पढ़ता हूँ सीपी बराड़ है यहाँ पर शरफाबाद। यार मैंने एवरेज लगाई 6 रोज़ा तरावी में ना, इमाम साहब को एक पारा ख़त्म करने में 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट लगते हैं उनको एक पारा ख़त्म करने में। तो आप लगा लें दिन के 5 पारे तकरीबन उनको तरावी में लग जाते हैं, सिर्फ तरावी सुनाने में 2 घंटे 5 मिनट। 5 पारे थोड़ी पढ़ाएंगे। नहीं, वो दिन के रोज़ का डेली का 5 का था। उनको जो ना 13 मिनट सही कह रहे हैं, 10-15 मिनट की नहीं उनको 2 तो वो आप समझे 2 रकात पढ़ाते, 2 रकात में आधा पारा पढ़ाते। हाँ तो 4 रकातों में एक पारा ना, तो आप समझे उनकी एवरेज मैंने जो नोट की 25 से 30 मिनट में एक पारा। आम तरावियां 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आम तरावी में भी ध्यान नहीं लगता, दिमाग में तो घूम रहा होता है। आप 2.5 घंटे खड़े हैं। ध्यान लगाना है। तू तो जाते है इसीलिए सोचने के लिए। नहीं अबे वो जहाँ मैं पढ़ता हूँ ना, उसका उस बच्चे का सबसे अच्छी बात ये है कि वो माशाल्लाह जिस तरीके से पढ़ता है ना कि आपको बच्चे के पढ़ना अपना खुद को सुनना समझना। देखो हमें अरबी नहीं आती ना तो हम बिल्कुल उसको हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप कुरान बाकायदगी से पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है यार कौन सी आयत किस जगह के क्या जिक्र है। तो ये वैसे ना सब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं आप देखें, सोच के जाते हैं कि आज तरावी में ये सोचना है। सही है। एक वो था ना, एक कहीं फड्डा हो गया, एक दफ़ा कहीं फड्डा हुआ मगरिब की नमाज में। वैसे एक वो मशहूर वाक़या है लेकिन वो लतीफ़ा ये मौसूल था। मगरिब की नमाज में हो गया फड्डा। भाई इमाम साहब ने सलाम फेरा, अब आधे कह रहे हैं पूरी 2 पढ़ाइयाँ, आधे कह रहे हैं 3 पढ़ाइयाँ। अब ये फड्डा चल रहा है। इतने में एक मेमन सेठ उठा, उसने कहा 2 पढ़ाइयाँ। बोला क्यों? उसने कहा इमाम साहब देखें मैं पूरे दिन की दुकान के बाद जब आता हूँ ना तो मेरे पास 2 बड़ी दुकानें एक छोटी दुकान है। तो मगरिब के 2 रकातों में पहली बड़ी 2 दुकानों का हिसाब हो जाता है और आखिरी रकात में छोटी का। आज छोटी का रह गया है। सही है। तो आपने 2 पढ़ाइए आ जाए। चले सर ये क्लियर है सबको? इस सवाल के ऊपर लिख दें लास्ट डे रिवीजन और इसके ऊपर ये भी लिख लास्ट। सर याद रखें जिन बच्चों ने मुझसे पहले नहीं पढ़ा उनको पता दूं कि हम लास्ट डे रिवीजन उस सवाल जिसको आखिरी दिन आपने देखना होता है। हर सवाल को हमें आखिरी दिन नहीं देखना होता। लास्ट डे रिवीजन और इसका लर्निंग आउटकम लिख लें। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IFRS 8, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IFRS 8 in single question. All concepts of IFRS 8 in single question except aggregation criteria. Except aggregation criteria. अब सब बच्चे जरा सुनिएगा इसको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर इसके अंदर IFRS 8 के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट थे सिवाय एग्रीगेशन की टेस्टिंग अभी तक मैंने कहा ना ICAP ने भी नहीं की, जो कि हम इसके ऊपर अलग से सवाल करेंगे। लेकिन सर देखिए इसने आपसे आइडेंटिफाई कराया पहले रिपोर्टेबल सेगमेंट, फिर इसने 75% रूल भी अप्लाई करवाया और फिर इसने क्या कर दिया डिस्क्लोजर भी बना दिया। मतलब अगर आप एंड में एक ये सवाल देख लें और एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला सवाल देख लेंगे ना तो आपको IFRS 8 क्या हो जाएगा पूरा पैक। तो आखिरी दिन IFRS 8 में आपको 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे। सही है सर? ये होता है लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन का फायदा। अब आते हैं सर कितने लोगों को लगता है कि ACCA आसान है? जल्दी बताओ ACCA और सब आसान है, अभी पता चलेगा। देखो भाई मुश्किल तो मुश्किल होता है ना, एक हो या ऑनलाइन वालों, तुम में से कितनों को लगता है कि ACCA आसान है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग
घर से ट्राई करेंगे और ये हम कल क्लास में भी करेंगे, दोनों इसके डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, ACCA। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, ACCA। अब चल अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत है। XYZ is uncertain as to whether the research and development laboratories should be reported as 2 separate segments under IFRS 8 operating segments and would like advice on this issue, पेज नंबर 7। बेटा ACCA कहता है कि इनको मारेंगे अंग्रेजी में, ओके। और बात देखो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तुझे क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्किंग करने के तेरे पास छोटा होगा, जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें सिर्फ अंग्रेजी में लिख के ट्रीटमेंट्स बतानी होंगी, ठीक है सर। तो आ जाएं सर, आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं ACCA का। XYZ a public limited is a pharma company and is seeking advice on several financial reporting issues. A, XYZ produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions। भाई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके पास ड्रग्स मतलब दवाइयां बनाती है 3 डिवीजन से, बढ़िया है। इन एडिशन देयर आर 2 लैब्स विच कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। 2 लैब्स हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करती हैं, ठीक है। In the first of these labs, R&D activities is funded internally and centrally for each of the 3 sales. It does not carry out research and development activities for other। अब इसने कहा 2 लैब हैं, 3 डिविजन्स हैं। पहली लैब के अंदर जो है हम रिसर्च करते हैं 3 इंटरनल डिविजन्स के लिए, बाहर के लिए नहीं करते, ठीक है। Each of the 3 division is given a budget allocation which it uses to purchase research and development activities from the lab. The laboratory is already accountable to the division heads for this expenditure. Lab जो है division heads के लिए को accountable है, ठीक है। Second lab performs contract investigation activities for other labs and pharmaceutical companies, ठीक है। जो दूसरी लैब है ना, वो क्या करती है, अपने इंटरनली भी काम करती है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी। द लेबोरेटरी अर्न्स 75% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल customers and these external revenues represent 18% of organization's total revenue, ठीक है। Performance of the second leg activities and of the 3 separate division is regularly reviewed by CODM। इसने कहा सेकेंड लैब की और डिवीजन की रेगुलरली रिव्यू करता है CODM। In addition to the heads of division, there is a head of the second lab। डिविजन्स के हेड है और सेकेंड लैब का भी हेड है। Head of second lab is directly accountable to CODM and they discuss the operating activities, allocation of resources and results of the lab. XYZ is uncertain as to whether the research and development lab should be reported as 2 segments under IFRS 8 and would like advice on this issue। इसके बाद नॉर्मल बच्चों का होता है कि मुझे चक्कर आ रहे है ना सर। सर क्या कहना क्या चाह रहे ये? शाहिद खान कह रहा है इजी है सर। तीनों डिवीजन जो है और लेबोरेटरी सेकंड वाला जो है वो दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सर बेसिकली ये यही पूछना चाह रहा है कि बताओ क्या दोनों लैब्स रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं? तो अब आपने बताना है कि क्या दोनों लैब रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, जल्दी बता दो। हाँ भाई जल्दी बताओ। देखिए सर हमने कहा फर्स्ट लैब, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ना। फर्स्ट लैब, सेकंड लैब। अब सर फर्स्ट लैब जो है ना ये डिवीजन 1 को बेचती है, ये डिवीजन 2 को बेचती है और ये डिवीजन
3 को बेचती है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं इसकी सेल्स। हमने कहा ये जो सेकंड लैब है ये डिविजन्स को भी बेचती है और ये एक्सटर्नल सेल्स भी है, ऐसा ही है सर। और इसका 75% रेवेन्यू कहां से आता है? फिर हमने कहा इनका पहली दूसरी और इन सब का एक हेड भी है ना सर। और जो सेकंड लैब का हेड है वो दरिंदा किसको रिपोर्ट करता है? और फर्स्ट लैब का जो हेड है वो किसको रिपोर्ट करता है? लिखा हुआ है किसको रिपोर्ट करता है? डिविजन्स के हेड को। जो इनका बेचारा फर्स्ट लैब का हेड है वो किसको रिपोर्ट करता है? अब सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जब इसका आप जवाब देंगे ना सर, देखें ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि फर्स्ट लैब रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर देखिए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ऑपरेटिंग सेगमेंट होना। ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए जरूरी है कि उसके रिजल्ट कौन देखता हो? क्या इस बेचारे को सीओडीए में वैल्यू दे रहा है? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? हम ये लिखेंगे कि भाई फर्स्ट लैब इज नॉट ऑपरेटिंग। उसके पीछे वजह ये मतलब देंगे कि रिपोर्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। सही है सर। तो पॉइंट सवाल समझ में आया सर? एसीसीए वाले ने, अब बच्चा पता है क्या गलती करता है? कहता है जब भी मैं ऐसे सवाल देता हूं ना, ये जो है 2 लाइनों में आंसर दे देता है, फर्स्ट लैब इज नॉट रिपोर्टेबल एंड सेकंड इज रिपोर्टेबल। क्यों का जवाब नहीं देता। याद रखो उसको क्यों चाहिए, क्या चाहिए? देखो मैं हमेशा कहता हूं आईकेप को तुम कंसिडर करो एज अ वुमेन, एक औरत के तौर पे। वजह क्या है सर? देखें आदमी जो होता है ना, ही इज वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड। उसको रिजल्ट चाहिए होता है। आप देख लें आदमी खाने में शादी में जाता है तो उसका मकसद होता है खाना, ऐसा ही है सर। उसको परवाह नहीं होता वो चमार लग रहा हो, वो बोलता है खाना अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आप ऐसा होता है तुम लोग लड़के जाके क्या प्लानिंग करते हो जब 4 5 6 लोग किसी की शादी में जाते हो? तू कोल्ड ड्रिंक पकड़, तू ये पकड़, ये शॉर्ट हो जाएंगी। अब खवातीन के लिए शादी रिजल्ट कितने, उनको प्रोसेस, शादी में जाने की तैयारी, फिर उस दोस्त से बात करना, इससे बात करना, सारी चीजें, ये सब चीजें आईकेप जो है वो औरत है, वो कहते हैं डिटेल्स। क्यों? और तुम लोग मर्द समझ के उसका आंसर दे देते हो रिजल्ट। समझे सर? तो रिजल्ट देना क्यों, पूरा प्रोसेस समझाओ उसको भाई, ये फिर ये फिर ये। समझ रहे सर? अटेंशन टू डिटेल्स। आज की क्लास कब तक थी? 4:35 40 तक है ना? 4:40 पे कंपनी लो है। अच्छा इसका आंसर सब घर से ट्राई करेंगे। अच्छा सुनना, हमने कहा सर इसका आंसर 2 हिस्सों में ट्राई करेंगे। कल की क्लास में पहले मैं इसका आंसर लिखवाऊंगा, डिस्कस, फिर हम सर इसमें आपको आंसर देना है। एक तो पहले फर्स्ट लैब, क्योंकि सर याद रखें इसमें इजी सवाल है, लेकिन तुम लोग जब 8 नंबर का सवाल ऐसा आ गया ना, तुम इसमें खाली लिखोगे ना कि फर्स्ट लैब नहीं है और सेकंड है, वो 2 नंबर देगा। इसमें से 6 नंबर कैसे निकालने वो हम कल देखेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। टारगेट होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट, फर्स्ट लैब नहीं है और दूसरे में ऑपरेटिंग सेगमेंट है। चलें सर। और वो औरत है जिससे तुम लोग को सबको कहीं ना कहीं नफरत होगी। आए सर आए, अब सुनिएगा खामोशी। आज के स्टोरी टाइम पे हम बात करेंगे जिंदगी में एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है आपके पास मैच्योरिटी। क्यों? पता चले कि कब कौन सी बात कर दी है। सही है सर? अब सर सुनिएगा, मैच्योरिटी में क्यों कह रहा हूं, मैच्योरिटी आपको सबक दे देती है चीज़ों को कब क्या डिसीजन लेने, जज्बात में। मैं कहता हूं मैच्योरिटी वो होती है, इमोशंस पे कंट्रोल को क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। जो आप बड़े होते जाते हैं आपके इमोशंस पे, आपको जिंदगी में अक्सर जगहों पे ऑप्शंस मिलेंगे, सही चीज़ का भी गलत चीज़ का भी। और याद रखना गलत चीज़ यूजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लेकिन होती नहीं है ना सर? इसके ऊपर एक शेर भी याद आ गया,
शराब दौड़ रही है रगों में, खून नहीं। शराब दौड़ रही है रगों में, मेरी नज़र में अब कोई भी मासूम नहीं, मेरी नज़र में अब कोई भी मासूम नहीं। कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ, गुनाह में लिज्जत तो है पर सुकून नहीं। सही है सर। तो अब आप सुनिएगा, आपको मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ। मैं अक्सर वैसे इसकी स्टोरी को मैं शायद पहले भी कहीं सुना चुका हूँ। सर जब मेरी आर्टिकल्स खत्म हुई तो आपकी आर्टिकल्स खत्म होती है तो आप फर्म से होते हो बिल्कुल बेजार। PwC में मेरी आर्टिकल्स थी, मैं बहुत ज़्यादा बेजार था। एक सेठिया कंपनी, मेमन सेठ की कंपनी, और वो मेमन सेठ इत्तेफाक से मुझे जाके पता चला कि मेरा दूर का रिश्तेदार भी है, बहुत दूर का। तो मैं उनकी कंपनी में बैठ गया, इंटरव्यू पहुंचने में गया। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे ना मैं फाइनलिस्ट था, मेरा एक पेपर रहता था, ऑडिट का पेपर मेरा रहता था, तो मेरा फाइनलिस्ट था। तो मुझे ऑफर की उस मेमन सेठ ने, और उसने मुझे कहा कि 55,000। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए 55,000 में मुझे कह रहा था, फिर एक इंटरव्यू हो गया। मेरे दिमाग में था नहीं यार 70 तो चल रही है मार्केट वैल्यू कम से कम ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2014 की बात। 70 मेरे दिमाग में था कि यार 70 चल रही है। उसने मुझे ऑफर कितने की 55 की। खैर वहीं पे बैठे मुझे एक सूदी इदारे से फ़ोन आया। उन्होंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखी, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप हमारे पास आ जाए और हम आपको मतलब 80,000 का हमारा पैकेज, आप इंटरव्यू दें। अब बचपन से जो है ना अब्बा ने दिमाग में एक बात डाली हुई थी कि बेटा सूद और शिरक से बचना। अब दिल ललचाया, मैंने कहा भाई कहाँ 55 कहाँ 80। मैंने बस दिल को बड़ा हाथ रख के मैंने मना कर दिया उसको। खैर इसके बाद वो मेमन सेठ ने कहा भाई मैं तो 55 ही दूंगा, आना है तो। अभी मैं उसको सोच रहा था जवाब दो ना दो, उतने में लगा एक फेसबुक पे पोस्ट आई कि इलेक्ट्रिक को चाहिए ACCA क्वालिफाइड, लेकिन उसके पास Big 4 का ठप्पा हो, Big 4 के आर्टिकल्स हो। मैंने कहा हम भी CA फाइनलिस्ट हैं क्या, मतलब उनको ज़्यादा मतलब ACCA क्वालिफाइड शायद 5 साल का तजुर्बा, और मेरे पास था उस टाइम पे 3.5 साल का, और CA फाइनलिस्ट था। मैंने अप्लाई कर दी, इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने बुला लिया। अब मैं इतना डेस्परेट था फॉर्म से जाने के लिए, मैंने कह दिया कि भाई 65,000 रुपये में, उनको जाके इंटरव्यू में कहा मैं 65,000 रुपये में आ जाऊंगा। इंटरव्यू हो गया और उन्होंने मुझे हायरिंग कर ली, और मैंने मांगे 65 थे और उन्होंने दिए 80। तो वो शायद जिसको कहते हैं ना कि वो अल्लाह ने एक टेस्टिंग रखी कि यार पहले हराम की तरफ ला करके देखता हूँ, अगर ये इसको मना करता है तो फिर हलाल। तो कभी कभी ज़िंदगी में आपको हराम पहले आ जाता है, सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए होता है, हलाल तैयार होता है कि यार ये इसको कैसे, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो इसका ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल 4 बजे का टाइम है, कल मिलेंगे 4 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।